beta. Today we are going to start with the another topic. We have already done the glycolysis, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बना था। फिर हमने क्रैब साइकिल पढ़ा। क्रैब साइकिल में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या किया था, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ था किसमें, पायरुवेट में, यू रिमेम्बर, ठीक है। फिर पायरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी, तो हमारे पास क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ओके। और जब हमने क्रैब साइकिल पढ़ा था, देन इट एंटर इनटू द क्रैब साइकिल, ऐसा ही पढ़ा था हमने। अब इस दौरान यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था, जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना तो ये ग्लाइकोलिसिस था, ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन था और ये क्रैब साइकिल था, ओके। अब यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी जो हमने पढ़े थे वो सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, और यहाँ पे क्या बनते हैं, NADH हमने पढ़े थे, बने थे, ठीक है। और जब हमने पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, तब भी यहाँ पे 2 NADH बने। जब हमने यहाँ पढ़ा तो डायरेक्ट एटीपी सिर्फ 2 बने थे, और हमारे पास 6 NADH बने थे, 2 FADH बने थे, ठीक है। तो लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे टोटल सिंथेसाइज हुई है वो तो बहुत थोड़ी है। तो 3 तरीके से बेटा एटीपी की सिंथेसिस हो सकती है। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, 3 तरीके हैं एटीपी बनने के। एक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दूसरा है सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन, ठीक है बेटा। और तीसरा हमने पढ़ा था क्या, दैट इज दी फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो हमने फोटोफॉस्फोरिलेशन पहले पढ़ रखा है, कहाँ, जब हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको केमी ऑस्मोटिक पाथवे बताया था, केमी ऑस्मोटिक मैकेनिज्म बताया था, दैट वाज गिवन बाय द मिक्सचर फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जिसमें हमने पढ़ा था कि CF0 CF1 पार्टिकल्स होते हैं, और जब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप होता है और जब हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं तो एटीपी सिंथेटेज एक्टिव हो जाता है। वो सब हम पढ़ चुके हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन में। और सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन क्या है, यानी कि जिसमें जैसे आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें ग्लूकोज जो है दैट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, यानी कि जिसमें डायरेक्ट एटीपी बन रहे हैं। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। वो हमें करना है कि क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। हाँ जी बेटा, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, ये वो चीज़ है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। एक्चुअली इट इज़ लिंक्ड विद द टर्मिनल ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। जैसे आपने NADH FADH पढ़ा था, अब उनकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे होती है रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स की, एंड दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें क्या है, जो कोएंजाइम है दैट रिलीज द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, आर यू गेटिंग इट, रिलीज जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम हैं, जो हमने NADH FADH हमने पढ़े थे कि इसकी प्रोडक्शन होती है। तो हाउ दे वर्क, दे रिलीज द proton and the electron. Now what happen, these electron pass over a series of the carrier, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कई सारे कैरियर्स के ऊपर पास ओवर करते हैं, एंड ड्यूरिंग दिस पैसेज दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हमने अभी पढ़नी है, क्योंकि हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए। ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ लिया, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ लिया, हमने क्रैब साइकिल पढ़ लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड एंजाइम्स, कोएंजाइम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जिसमें जो एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव ओवर द कैरियर, यानी कि काफ़ी सारे कोएंजाइम साइटोक्रोम है जिनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन पास करता है, और जो इलेक्ट्रॉन जब पास होता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है, जब एक ने दूसरे को दिया इलेक्ट्रॉन, तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी यूज होती है किस चीज़ के लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए। कैसे,
प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप करती है। जैसे आपने पढ़ा था कि प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप होगा तो जब हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे देन इट एक्टिवेट द ATP synthetase enzyme and that cause the synthesis of ATP। ठीक है, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है that is what is electron transport chain। So what we are going to start electron transport chain or electron transport system। Now what happens basically, the pair of hydrogen that separate means the pair of hydrogen atoms which separate from the substrates in during the intermediates of the glycolysis, Krebs cycle or the oxidative decarboxylation that does not pass, जो इलेक्ट्रॉन पास सेपरेट हुए वो डायरेक्टली इस तरीके से मीन्स जो हाइड्रोजन क्रिएट हुआ है वो ऑक्सीजन से डायरेक्टली ज्वाइन करके वाटर नहीं बनाता, बल्कि वो टूट जाता है किसके अंदर, हाइड्रोजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। नाउ व्हाट हैपन, द हाइड्रोजन दैट विल रिमेन इन द मैट्रिक्स बिकॉज द एंजाइम फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट रिमेन इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ओके, ध्यान से सुनना है आपने, जो इसके एंजाइम हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हैं। व्हाट हैपन्स नाउ that when this hydrogen that will break into proton and electron, now the hydrogen what happens that it will remain in the mitochondrial matrix, and what happens to these electron, these will move over the carriers, electron carriers, okay, and that form the electron transport chain। वही हमने अब बनानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे सबस्ट्रेट, now you can see what we have done, that it separate into the protons and the electron, then electron move from one electron carrier to the another. First they will pass the electron to the coenzyme Q and then to cytochrome B, cytochrome C, cytochrome A and cytochrome A3। Now these when they will pass over here, then it form the hydrogen ion that will accept that electron and form the complete hydrogen, okay, then it form the complete hydrogen and join with the oxygen to form water molecule। Are you getting my point? Here it will join with the oxygen to form the water molecule। The terminal acceptor of the electron is cytochrome A3। So what we have done, these are the different electron carriers। Now when the electron move from one carrier to another, there is the synthesis of ATP at several steps। Here you can see if it will follow the route number 1, it synthesize 3 ATP, 1, 2 and 3, and here if it will follow the route number 2, it synthesize the 2 ATP, okay। So what happens actually during the transfer of the electron, there is a redox, means reduction oxidation reaction occurs at every step। For example, the cytochrome B, when it accept the electron, it get reduced, but the cytochrome C has the greater affinity to take up the electron than the cytochrome B। So cytochrome B gives electron to cytochrome C and get oxidized। Now after accepting the electron, the cytochrome C
that become reduced. And so cytochrome A has more affinity than the cytochrome C, so it will give its electron to cytochrome A and it get oxidized. On accepting the electron, cytochrome A, it get reduced, and A3 has more affinity for the electron, so it will take up the electron from A and it get reduced, and it get oxidized when it release the electron to cytochrome A3 and it get reduced. A3 get reduced. Is it clear? So here you can see how the electron moves and at last it join with the proton to form the complete hydrogen, and then it joined with the oxygen to form the water molecule. Is it clear? So this is a complete description how the electron transport chain occur over the various steps. This is the terminal oxidation. Are you getting my point? I told you about the third step, that is the oxidative phosphorylation. So here it is required. We always talk कि oxygen जरूरी है respiration में, तो here it is there. Oxygen that will join with this to form the water molecule. Is it clear? हाँ जी बेटा, अब हम करने वाले हैं very important concept, that is the oxidative phosphorylation. ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने पहले कर रखा है कुछ जब हमने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करा था एटीपी सिंथेसिस का, काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता है. क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? फॉस्फोरिलेशन से आपको समझ आ रहा होगा क्या कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इतनी बात समझ आई. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड एंजाइम which were reduced coenzymes NADH and FADH, जो कहाँ प्रोड्यूस हुए थे? ग्लाइकोलिसिस में भी प्रोड्यूस हुए थे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी प्रोड्यूस हुए थे. आपने जब वहाँ पढ़ा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, फिर आपने क्रैब साइकिल में भी पढ़ा था, वहाँ पे भी NADH और FADH प्रोड्यूस हुए थे. तो उनकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. तो किस तरीके से? बाय एस्टेब्लिशिंग द प्रोटोन ग्रेडियंट. आपने देखा कि जब हमने ऑक्सीडेशन पढ़ी रिड्यूस्ड कोएंजाइम की, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये पढ़ा कि व्हेन देयर इज ए ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द प्रोटोन, देन ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन from the NADH, then there is a 3 protons are transported outward, and for the transfer of the electron from FADH there is a transport of 2 proton towards the outer chamber. इस बात को ध्यान से समझना है. यानी कि अगर मैंने ये बनाया इस तरीके से, ये बनाते हैं हम. अब इसमें क्या है? ये इसका ये हमारी आउटर चैम्बर है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर चैम्बर है, ये इनर चैम्बर है. ठीक है. और ये क्या है हमारे पास? ये ऑक्सीसोन्स हैं. ये क्या है? F0 है. ये क्या है? F1 है. वही जो हमने पहले पढ़ा था, F0 F1 पार्टिकल है. अब ये क्या है हमारे पास? आउटर चैम्बर है. जब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द NADH, तो there is a 3 protons are transported to the outer chamber. Okay, and when the transfer is through from the FADH, then is a transport of the 2 proton. Okay, so because of these reasons there is the proton concentration higher in the outer chamber. When the proton concentration is higher in the outer chamber, there will be a proton gradient. Are you getting my point? कि एक प्रोटोन ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा. और प्रोटोन ग्रेडियंट का मतलब कि यहाँ प्रोटोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है. तो क्या होगा? देयर इज द फ्लो, देयर इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट, एंड दैट कॉज द फ्लो ऑफ द प्रोटोन फ्रॉम F0 टू F1. मतलब वो आउटर से इनर की तरफ प्रोटॉन्स मूव करेंगे अपनी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. नाउ व्हाट विल हैपन हियर? दैट ड्यूरिंग दिस the ATP synthetase, very important point I am going to tell you. So the ATP synthetase enzyme get activate and ADP that join with inorganic phosphate to form ATP. This is called oxidative phosphorylation. समझ आया? Oxidative means oxidation of the reduced coenzyme.
फॉस्फोरिलेशन मीन्स जो इस दौरान एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज यूज्ड इन फॉर द सेटअप ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, एंड दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन from outer chamber to the inner side that activate the enzyme ATP synthetase and that cause the synthesis of the ATP molecule. Is it clear? So this is all about the synthesis of the ATP. अब इसमें important बात क्या है, the energy of the proton gradient जो है it is used for the synthesis of ATP. ये बात हमें पता चल गई. अब ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH is producing 3 ATP and oxidation of one molecule of FADH produce 2 ATP. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब आपने इसको ध्यान रखना है. क्यों? क्योंकि अब हम रेस्पिरेशन के ऑलमोस्ट सभी स्टेप्स पढ़ चुके हैं. आपको ग्लाइकोलिसिस का पता है, देन यू नो अबाउट द oxidative decarboxylation, you are aware about the Krebs cycle. Now at last we have done the electron transport chain also. Okay, so now we have to prepare a balance sheet. यानी कि अब आपके पास स्टेप वाइज NADH और FADH की सिंथेसिस हो चुकी है, डायरेक्ट ATP भी बन चुके हैं जिसको हमने सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन कहा था. यानी कि अब आपके पास ATP है, NADH है, FADH है. सो वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. यानी कि अब हमें टोटल ATP देखने हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के बाद CO2 वाटर रिलीज हुआ, वो हमें पता है, पर कितने ATP, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वो हमने अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. ओके, सो बिफोर टू स्टार्ट विद बैलेंस शीट आपको ये सब क्लियर होना चाहिए, ये सारे स्टेप्स. ओके, हाँ जी बेटा. Now let's start with the another topic, that is the balance sheet of ATP. ठीक है बेटा, अगर आपको वो मेजर 3 स्टेप्स माइंड में हैं तो आप बैलेंस शीट बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो. ओके, तो सबसे पहले हमें स्टेप लिखना है, कौन सा स्टेप है, फिर उसके बाद हमने लिखना है ATP फॉर्म डायरेक्टली, या जिसे हम कहेंगे कि सबस्ट्रेट फॉस्फोरिलेशन से, यानी कि डायरेक्ट सबस्ट्रेट की ब्रेकडाउन से जो ATP बन रहे हैं वो. फिर आता है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NADH और FADH. ओके, ये आ गया हमारे पास स्टेज, ATP फॉर्म डायरेक्टली एंड फॉर्मेशन ऑफ NADH एंड FADH2, देन ATP थ्रू ETS, ATP through ETS in माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है बेटा, चलो अब हम पहला स्टेप लिखते हैं ग्लाइकोलिसिस. अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर आपको बताया था कि हमारे पास कितने ATP बनते हैं. डायरेक्ट ATP जो बने थे वो कितने थे, 2 ATP. ठीक है बेटा, और NADH हमारे पास कितने बने थे, अगर आपको याद हो 5th स्टेप में जहाँ हमने पढ़ा था, स्प्लिटिंग के बाद जो स्टेप था वहाँ हमने पढ़ा था देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ NADH. तो हमारे पास कितने NADH बने थे वहाँ, 2. ठीक है बेटा, सेकंड स्टेप था हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, इसमें डायरेक्ट ATP हमारे पास कोई भी नहीं बना था, और जो NADH बना था, जहाँ पे हमने ये यहाँ पे क्या बनाया था, एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया था ना, तो यहाँ पे कितने बने थे, 2 NADH. कोई FADH बना था, नहीं बना था. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ATP हमारे पास हो गया. फिर आता है हमारे पास क्रेब्स साइकिल. ठीक है, क्रैब साइकिल में हमने ATP कितने पढ़े थे, हमने ATP एक्चुअली कोई भी नहीं पढ़ा डायरेक्टली तो, लेकिन हमने GTP पढ़ा था. तो GTP भी क्या है, इक्वल है किसके, ATP के. तो हमारे पास कितने थे वो, 2. ठीक है, 2 ATP थे. और अगर हम बात करें FADH2 तो 2 बने थे, अगर आपको याद हो आप क्रैब साइकिल खोल के याद कर सकते हैं. और NADH 3 स्टेप्स पे बना था ना, अगर आपको याद हो,
हमने अलग अलग स्टेप्स लर्न किए थे, तो 6 NADH, ठीक है। और क्योंकि साइकिल 2 टाइम्स रिपीट हुई थी, 2 मॉलिक्यूल थे एसिटाइल कोएंजाइम ए के, तो 3 स्टेप्स पे हमने करा, तो टोटल कितने हो गए 6। ओके, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ATP कितने हो गए टोटल, डायरेक्ट कितने हो गए 6 ATP। अब यहाँ देखो जो हमारे पास 2 NADH, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि एक NADH2 कितने के बराबर है 3 ATP के, तो 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितने आ जाएंगे हमारे पास 6 ATP, ठीक है। फिर अगर हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास कितने आ जाएंगे 6 ATP। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास कितने ATP आ जाएंगे 18 ATP, ठीक है बेटा। अब आप करो 2, अगर मैंने आपको अभी बताया था FADH2 कितने के बराबर होता है 2 ATP के बराबर, तो एक FADH2 2 ATP के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर होगा 4 के बराबर, तो 4 ATP। समझ आया आपको? तो जब आप इसका टोटल करते हो आपके पास कितना आएगा, ये आ गया आपके पास 34 ATP। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज 34 ATP, 32 और 34 ATP, and that will join with this 4 ATP and it form the 36 ATP। Are you getting my point? तो the total ATP जो हमारे पास बनेंगे 34 या 36 ATP बनेंगे। here you can see, आपके पास सामने दिखाई भी दे रहा है आपको, तो आप देखिए इसके अंदर बेटे आपको टोटल ATP, अगर यहाँ आपके पास 32 ATP हैं तो 4 ATP ये बन गए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो आपके पास 36 या 38 ATP एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से आपको मिलते हैं। तो आपको ये सारी की सारी बैलेंस शीट आपको आनी चाहिए। टोटल नेट गेन ऑफ ATP, टोटल नेट गेन ऑफ ATP इज इक्वल टू 36 और 38 ATP। क्लियर? तो आपको ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से 36 या 38 ATP आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। हाँ जी बेटा, अब हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना है कि हमने क्रैब साइकिल पढ़ी और उस क्रैब साइकिल की क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हैं, चाहे फैट्स हैं, चाहे प्रोटीन्स हैं, उन सब की ब्रेकडाउन का एक कॉमन पाथवे है, दैट इज क्रैब साइकिल। ओके, एंड इट इज़ द ओनली मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। ओके, हमने पढ़ा था FADH NADH। सो फर्स्ट है कॉमन पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड द प्रोटीन्स। उसके बाद है इट इज़ अ मेजर पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, यानी कि जो आपने NADH और FADH की सिंथेसिस पढ़ी थी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर में वो क्रैब साइकिल में ही पढ़ी थी। ओके, उसके बाद और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे अगर आप देखो एसिटाइल कोएंजाइम लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड एटसेट्रा। मोरोवर आप यहाँ पे देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट that can form the glutamate, very important amino acid, and that can form the protein, यानी कि synthesis of glutamate। ठीक है, फिर बहुत सारे ये जो देखो आप सक्सीनाइल कोएंजाइम है, that synthesize सक्सीनाइल कोएंजाइम synthesize chlorophyll, cytochrome, phytochrome, here you can see। okay, then the aspartate that directly enters into the Krebs cycle, and oxaloacetate can form the aspartate and this can form the pyrimidines। आप देख सकते हो कि जो aspartate है that can form the pyrimidines। तो likewise there are so many other important features, जैसे सक्सीनाइल कोएंजाइम में हमने पढ़ लिया कि वो क्लोरोफिल बना रहा है, साइटोक्रोम बना रहा है, फाइटोक्रोम बना रहा है। फिर हमने पढ़ लिया अल्फा कीटोग्लूटारेट है जो ग्लूटामेट बना रहा है। फिर हमने पढ़ लिया ऑक्सैलो एसिटेट है वो एस्पार्टेट बना रहा है जो पिरिमिडीन्स बना रहा है।
तो आप इस सारे क्रैब साइकिल से सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ रिड्यूस्ड कोएंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि वेरियस प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो क्रैब साइकिल है दैट इज़ द एम्फीबॉलिक पाथवे। देखो एम्फीबॉलिक का मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसमें ये सारा बनाना है। ये क्रैब साइकिल आपको लर्न है, उसमें क्या दिखाना है आपने, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करते हैं पायरुवेट में, आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा है, और पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में क्रैब साइकिल में एंटर कर जाता है ये एसिटाइल कोएंजाइम में, और बहुत सारे इंटरमीडिएट, बहुत सारे टर्पिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स और इन सब की सिंथेसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर फैट भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, और एसिटाइल कोएंजाइम में किस में एंटर कर रहा है, क्रैब साइकिल में। फिर प्रोटीन्स भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं और वो एंटर कर रहे हैं कहाँ, क्रैब साइकिल में। तो ये क्या है, एक कॉमन पाथवे है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ब्रेकअप रिएक्शंस हो रही हैं, यानी कि फैट टूट रहा है फैटी एसिड में, वो ब्रेक डाउन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में और वो एंटर कर रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट बना रहा है और ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स प्रोटीन बना रहे हैं। तो यानी कि इसके अंदर मेकिंग अप और ब्रेकिंग अप रिएक्शंस दोनों चल रही हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे, मीन्स विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ ब्रेक डाउन एंड बिल्ड अप रिएक्शन, यानी कि जिसके अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों चल रहे हैं। ठीक है बेटा, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप रिएक्शन या ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन, और एनाबॉलिक का मतलब मेकिंग अप, यानी कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें ब्रेक डाउन भी हो रही हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखा सिंथेसाइज भी हो रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ हेयर, दैट इज़ वाई क्रैब साइकिल इज कॉल्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे। और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन और किया है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रैब साइकिल। इज इट क्लियर?